सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, आई लव सो मेनी और गॉबी द गॉबलिन। उसके बाद चलेंगे घूमने गांव और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सैटरडे स्पेशल कार्यक्रम। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में
हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। Hello there, this is Bouncy here. Now we will discover together the various aspects of relationships. Let us listen to the rhyme. I love so many, like my friends and family, and they're always a big part of me. I love so many, like my friends and family, and they're
My friend and I had a fight. I said things that weren't right, but we made up and all is well. My friend and I had a fight. I said things that weren't right, but we made up and all is well. I love so many, like my friends and family, and they're always a big part of me. My mom and I had a fight. I was mean to her tonight, but I said I'm sorry and all is well. My mom and I had a fight. I was mean to her tonight, but I said I'm sorry and all is well. I love so many, like my friends and family, and they're always a big part of me. Hello friends, Brisky's back. Let us explore how important it is to be polite to others. Welcome to Fairy Town. Today you are about to meet the naughtiest goblin in town, Gobby. And there he is, always up to some mischief or the other. He also has a few habits that are not very nice. For example, he is often rude to people. He never wishes anyone good day. Good morning, Gobby. He always interrupts others while they are talking. He takes things from others and sometimes never returns them. He laughs at those in trouble or in need of help. The head of Fairy Town, Lady Lavender, decided to teach him a lesson, and so she cast a spell on him. Let us watch what happens, shall we? Look, Gobby is doing it again. He is being rude to his friend. But wait, what's happening? Gobby is turning bright red. It's the spell. Lady Lavender made this happen. Gobby, I have been watching you. You have become very rude too and disrespectful of other people. So every time you do something bad, this is what is going to happen to you. I'm giving you a chance to change your ways. Gobby hurriedly wished his friend back and got back to normal. Hi, Toto. Shall we spend the day with Gobby and warn him when he is about to do something rude or disrespectful? Come along. Here he is at his aunt's house. Oh, looks like he is taking a book without her permission. Is he doing something wrong? What do you think and why? Gobby was taking the book without asking his aunt for permission. That is not appropriate. He has now learned to respect other people's things. These two fairies are talking to each other. Gobby interrupts them and shouts loudly. Is Gobby doing something wrong here? Why do you think so? Gobby learned that it is rude to interrupt people while they are talking. Moreover, he was shouting loudly to make himself heard. He realized that talking softly may be more polite. Oh, Toto has slipped and fallen. Gobby is laughing at him. What is he doing wrong here? Gobby learned that it is rude to laugh at people who are in trouble or need help. He has decided that he will help them out instead of making fun of them. Gobby is teasing Daisy the fairy.
Does it look like she is enjoying it? Is he doing something wrong? What do you think and why? Gobby saw that his teasing was upsetting Daisy. He decided never to tease or make fun of anyone ever again. Gobby, I'm very pleased with you. You have changed your naughty ways and are learning to respect other people and their things. I'm going to free you from the spell I cast. Yes, indeed. I have learnt my lesson. Thank you, Lady Lavender. And so, Gobby turned a new leaf and never misbehaved with anyone again. I hope you treat others with respect and kindness as well, or else you may start turning red in the face too. डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। चलो आज मैं तुम्हें गांव की सैर कराती हूँ। मीनू रुको ना, मैं भी चलूंगा। ठीक है, जल्दी चलो। मीनू, हमारे घर के पास बहुत सारे घर हैं। हाँ, बस ये सब हमारे पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी क्या होते हैं? घर के आसपास रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी होते हैं। अच्छा, पड़ोसी। यार, तुम हमेशा मेरे कान में क्यों बोलते हो? बस चलो यहाँ आओ, चलो जल्दी आओ। वह क्या है? वह अस्पताल है। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं। मीनू, यह नाटक कर रहा है। इसे अंदर जाना है ना? वह कौन है? वह एक डॉक्टर है। वह बहुत दयालु है, क्योंकि वह बीमार लोगों का ध्यान रखती है और उन्हें दवाइयाँ देती है, ताकि
वे ठीक हो जाए। अच्छा, वह डॉक्टर है। चलो अब चले। वह क्या है मीनू? वह एक डाकघर है और ये लाल डिब्बा पत्र पेटी है। हम जब अपने पत्र इस पत्र पेटी में डालते हैं, तब डाकिया उन्हें डाकघर ले जाता है। वह डाकिया है, वही तो हमारी चिट्ठियाँ लाते हैं। दाएं बाएं। चीनू क्या कर रहा है? वह पुलिस के जवान की तरह चलने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का जवान कौन होता है? हाँ, पुलिस चोरों को पकड़ती है और हमें बुरे लोगों से बचाती है। यह पुलिस थाना है और तुम इनसे डरो मत। पुलिस अच्छे लोगों की मदद भी करती है। पुलिस चाचा, मैं आपसे नहीं डरता। चीनू, इस पुलिस चाचा के पास कितनी बड़ी लाल गाड़ी है। पुलिस चाचा नहीं है, यह तो अग्निशमन कर्मचारी है। यह लाल गाड़ी दमकल गाड़ी है और यह अग्निशमन केंद्र है। इस गाड़ी का काम क्या है? यह इतनी बड़ी क्यों है? अरे, इसमें पानी भरा रहता है। अगर कहीं आग लग जाए तो ये उसे बुझाने के काम आता है। यह घंटी कितनी सुंदर है। हाँ, बस कहीं आग लग जाती है तो यह गाड़ी घंटी बजाते हुए भागती है ताकि लोग उसका रास्ता खाली कर दें। आहा, फूल फूल। इससे तो फूल देखते ही शहद याद आता है। बस रुको भी, माफ करना चाची। बस हम बाजार में हैं और वह फूल बेच रही है। बाजार? हाँ, जहाँ लोग सामान खरीदते बेचते हैं उसे बाजार कहते हैं। ये सब दुकानें हैं। जो लोग चीजें बेचते हैं उन्हें हम विक्रेता कहते हैं। वह देखो, सब्जी विक्रेता और वह फल विक्रेता। इस दुकान में दवाइयाँ हैं, इसमें कपड़े हैं। मीनू, चलो फूल खरीदते हैं। चाची, हमें कुछ फूल चाहिए। मीनू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे साहिल, कैसे हो? चलो बगीचे में खेलते हैं। शीला, चलो हम सब एक खेल खेलते हैं। एक घेरा बनाकर बैठ जाओ। मैं एक सवाल पूछूंगा। डाकिया, बताओ डाकिया क्या करता है? वह हमारी चिट्ठियाँ और पोस्ट कार्ड लाता है। अब बताओ डॉक्टर का काम। डॉक्टर हमें बुखार, खांसी आदि की दवाई देती है। अच्छा बताओ तो, पुलिस का क्या काम है? पुलिस चोरों को पकड़ती है और हमारी रक्षा करती है। और अग्निशमन कर्मचारी क्या करता है?
वह आग बुझाता है और हमारी जान बचाता है। चलो अब मैं पूछूंगी, हमारे बस का क्या काम है? भिनभिनाना और कुछ नहीं। दोस्तों, क्या आपने डाकघर या पुलिस थाना देखा है? क्या आपके पड़ोस में कोई बाजार है? क्या आपको हमारा गांव अच्छा लगा? आओ अभ्यास करें। प्रश्न और उत्तर। क्या तुम्हारे घर के पास कोई अस्पताल है? बीमार पड़ने पर क्या तुम डॉक्टर के पास जाते हो? क्या तुम्हारे डॉक्टर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? डॉक्टर जब तुम्हें दवा देते हैं तब क्या तुम उन्हें धन्यवाद करते हो? क्या तुम्हारे घर के नजदीक कोई पुलिस स्टेशन है? क्या तुम्हें पुलिस से डर लगता है? तुम्हारे घर में डाक कौन लेकर आता है? डाक लेके आने पर क्या तुम डाकिये को धन्यवाद करते हो? क्या तुम्हारे घर के नजदीक कोई बाजार है? क्या तुम सामान खरीदने दुकान पर जाते हो? सामान खरीदने के बाद क्या तुम दुकानदार को धन्यवाद करते हो? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलते हो? तुम्हें कौन से खेल खेलना पसंद है? अच्छा दोस्तों, अलविदा।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था। वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस जो एक आम चिंपैंजी है और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो जो कॉन्गो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपैंजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपैंजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपैंजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के
गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरफ ये एक्वेरियम अवस्थित है और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है और अच्छे से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा हैं, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं।
कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनोखी अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है, और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है। झील के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं, और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है, और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं, और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं, और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं, और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब
स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? होता आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मीठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए।
ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।